बच्चों नमस्कार। आज मैं आपको +1 हिंदी हिस्ट्री, लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके मुख्य अंश क्या क्या है। मेसोपोटामिया का प्रदेश फरात तथा दजला नदियों के बीच स्थित था। आजकल यह प्रदेश इराक गणराज्य का एक भाग है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित तथा खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। लेखन कला तथा शहरी जीवन का प्रारंभ मेसोपोटामिया से हुआ। इतिहास के आरंभिक काल में मेसोपोटामिया के शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर तथा अक्कद कहा जाता था। 2000 ईसा पूर्व के बाद बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया। तब दक्षिणी भाग को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। लगभग 1100 ईस्वी पूर्व में असीरियाई में मेसोपोटामिया के उत्तरी भाग में अपना राज्य स्थापित कर लिया। अतः इस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। इस प्रदेश की प्रथम भाषा सुमेरी थी। अक्कदी लोगों के यहाँ आकर बसने के बाद सुमेरी का स्थान अक्कदी भाषा ने ले लिया। 1400 ईसा पूर्व से इस प्रदेश में अरामाइक भाषा का प्रचलन भी आरंभ हो गया। यह भाषा हिब्रू से मिलती जुलती थी। इराक के कुछ भागों में आज भी यह भाषा बोली जाती है। इराक दक्षिणी भाग अपनी खेती के लिए बहुत विख्यात था। इराक के उत्तर में ऊंची भूमि है जहाँ स्टेपी घास के मैदान हैं। यहाँ आजीविका का मुख्य साधन पशुपालन है। श्रम विभाजन शहरी जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था के लिए एक सामाजिक संगठन का होना भी जरूरी है। मेसोपोटामिया की फरात नदी उन दिनों व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में जानी जाती थी। मेसोपोटामिया के लोग अपना हिसाब किताब तथा साहित्य मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखते थे। उनकी लिपि कीलाकार थी। व्यापार तथा लेखन कला का आरंभ सर्वप्रथम मेसोपोटामिया के राजा ने किया था। बाहर से आकर बसने वाले लोगों ने यहाँ मंदिरों का निर्माण करना भी आरंभ किया। सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों का बना हुआ था। उर्को चंद्र देवता तथा इन्ना नाकई युद्ध और प्रेम की देवी माना जाता था। मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार को आदर्श माना जाता था। समाज में विवाह का विशेष महत्व था। उर नगर में गलियां बहुत तंग थीं। जल निकास की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। मेसोपोटामिया के समाज में विभिन्न जातियों तथा समुदायों के सम्मिश्रण से वहाँ की सभ्यता में नई जीवन शक्ति का संचार हुआ। कुछ महत्वपूर्ण शब्द। मेसोपोटामिया दजला तथा फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती के लिए प्रयोग होने वाला शब्द। अरामाइक हिब्रू भाषा से मिलती जुलती एक भाषा जिसने 1400 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया में प्रवेश किया। जल प्लावन बाइबल में उल्लिखित एक कहानी जिसके अनुसार यह जल प्लावन पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला था। क्यूनिफॉर्म कीलाकार यह सब लैटिन भाषा के शब्दों क्यूनियस तथा फॉर्मा से बना है। क्यूनियस का अर्थ है खूंटी तथा फॉर्मा का अर्थ है आकार। स्टेल मेसोपोटामिया के पत्थर के शिलपट जिन पर अभिलेख उत्कीर्ण किए जाते थे। एकल परिवार ऐसा परिवार जिसमें एक पुरुष, उसकी पत्नी तथा उनके बच्चे शामिल होते हैं। हौज जमीन में एक ढका हुआ गड्ढा होता है जिसमें गंदा पानी और मल जाता है। जिगुरात एक सीढ़ीदार मीनार। आप ये कैसे कह सकते हैं कि प्राकृतिक उर्वरता तथा खाद्य उत्पादन के उच्च स्तरीय आरंभ में शहरीकरण के कारण थे। उत्तर यह बात निसंकोच कही जा सकती है कि प्राकृतिक उर्वरता तथा खाद्य उत्पादन के उच्च स्तरीय आरंभ में शहरीकरण के कारण थे। इस बात के पक्ष में हम ये तर्क दे सकते हैं। नंबर 1, प्राकृतिक उर्वरता उन्नत खेती का आधार बनी। नंबर 2, प्राकृतिक उर्वरता के कारण घास भूमियाँ अस्तित्व में आईं
जिसमें पशुपालन को बल मिला। नंबर 3, खेती तथा पशुपालन से मनुष्य का जीवन स्थायी बना, क्योंकि अब वह खाद्य उत्पादक बन गया था। अब उसे भोजन की तलाश के लिए स्थान स्थान पर घूमने की जरूरत नहीं थी। नंबर 4, जीवन के स्थायी बनने पर कृषक समुदाय अस्तित्व में आए, जो झोंपड़ियां बनाकर साथ साथ रहने लगे। इस प्रकार गांव अस्तित्व में आए। नंबर 5, खाद्य उत्पादन बढ़ने पर वस्तु विनिमय की प्रक्रिया से आरंभ हो गई, जो कि व्यापार का एक प्रारंभ था। परिणाम स्वरूप गांव का आकार बढ़ने लगा। नए नए व्यवसाय भी आरंभ हो गए, जो शहरीकरण के प्रतीक थे। आपके विचार में से कौन सी आवश्यक दशाएं थीं जिनकी वजह से प्रारंभिक शहरीकरण हुआ था, और निम्नलिखित में से कौन कौन सी बातें शहरों के विकास के फलस्वरूप उत्पन्न हुई? अत्यंत उत्पादक खेती, जल परिवहन, धातु और पत्थर की कमी, श्रम विभाजन, मुद्राओं का प्रयोग, राजाओं की सैन्य शक्ति जिसने श्रम को अनिवार्य बना दिया। उत्तर, शहरीकरण के लिए आवश्यक दशाएं: अत्यंत उत्पादक खेती, जल परिवहन, श्रम विभाजन। शहरों के विकास के फलस्वरूप उत्पन्न दशाएं: धातु और पत्थर की कमी, मुद्राओं का प्रयोग, राजाओं की सैन्य शक्ति जिसने श्रम को अनिवार्य बना दिया। यह कहना क्यों सही होगा कि खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे? उत्तर, खानाबदोश पशुचारक शहरी जीवन के लिए खतरा इसलिए थे क्योंकि ये लोग कई बार अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए बोए हुए खेतों से गुजार कर ले जाते थे। इससे खेतों को भारी क्षति पहुंचती थी और उत्पादन कम हो जाता था। कभी कभी ये किसान के गांवों पर हमला कर देते थे और उनका माल लूट ले जाते थे। ये अव्यवस्था शहरी जीवन में बाधक थी। दूसरी ओर कभी कभी बस्तियों में रहने वाले लोग भी इनका रास्ता रोक देते थे और उन्हें अपने पशु को नदी या नहर तक नहीं ले जाने देते थे। इस प्रकार झगड़े भी होते थे। खानाबदोश समुदायों के पशुओं के अत्याचारण से बहुत सी उपजाऊ भूमि बंजर हो जाती थी। आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि पुराने मंदिर बहुत कुछ घर जैसे ही होते थे? उत्तर, मंदिर भी किसी देवता का घर ही होता है, इसीलिए पुराने मंदिर बहुत कुछ घर जैसे ही होते थे। आरंभ में मनुष्य किसी विशेष मंदिर निर्माण शैली से ज़्यादा परिचित नहीं था, तो वह भगवान का घर अपने घर जैसा ही बना देते थे। शहरी जीवन शुरू होने के बाद कौन कौन सी नई संस्थाएं अस्तित्व में आईं? आपके विचार से उनमें से कौन सी संस्थाएं राजा की पहल पर निर्भर थी? उत्तर, शहरी जीवन आरंभ होने के बाद कई नई संस्थाएं अस्तित्व में आईं। इनमें से मुख्य थीं मंदिर, विद्यालय, लिपिक तथा पट्टिका लेखक, व्यापार केंद्र, स्थायी सेना, शिल्पकार, वास्तुविद, मूर्तिकार इत्यादि। इन संस्थाओं में से मंदिर, व्यापार और लेखन राजा की पहल पर निर्भर थी। किन पुरानी कहानियों से हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता की झलक मिलती है? उत्तर, मेसोपोटामिया की सभ्यता संसार की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। इसकी झलक हमें बाइबल तथा मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्य में दी गई कुछ लोक कथाओं से मिलती है, परंतु इन कहानियों से मेसोपोटामिया के जनजीवन की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। बाइबल में उल्लिखित जल प्लावन की कहानी क्या बताती है? उत्तर, बाइबल के अनुसार प्राचीन काल में पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला जल प्लावन हुआ था। इसे महान बाढ़ भी कहा जाता है, परंतु परमेश्वर पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखना चाहता था। इस उद्देश्य से उसने नोआ नाम के एक व्यक्ति को चुना। नोआ एक बहुत ही विशाल नाव बनाई और उसमें सभी जीव जंतुओं का एक एक जोड़ा रख लिया।
जल प्लावन होने पर नाव में रखे सभी जोड़े सुरक्षित बच गए, जबकि शेष सब कुछ नष्ट हो गया। इराक भौगोलिक विविधता का देश है, उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर, इराक वास्तव में ही भौगोलिक विविधता वाला देश है। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान हैं। ये मैदान धीरे धीरे वृक्षादित पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते जाते हैं। यहाँ स्वच्छ झरने तथा जंगली फूल भी पाए जाते हैं। यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती है। उत्तर में ऊंची भूमि है, जहाँ स्टेपी घास के मैदान हैं। यहाँ पशुपालन आजीविका का मुख्य साधन है। सर्दियों की वर्षा के बाद भेड़ बकरियाँ यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियों और घास से अपना भरण पोषण करती हैं। पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ परिवहन का अच्छा साधन है। देश का दक्षिणी भाग एक रेगिस्तान है। मेसोपोटामिया के दक्षिणी रेगिस्तानी भाग का क्या महत्व था? उत्तर, मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग रेगिस्तानी है। इस रेगिस्तान में फरात और दजला नदियाँ बहती हैं। ये नदियाँ पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती रही हैं। जब इन नदियों में बाढ़ आती है अथवा जब इसके पानी को सिंचाई के लिए खेतों में ले जाया जाता है, तब इनके द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी खेतों में जमा हो जाती है, जो फसलों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बढ़ जाती है। कभी कभी इन धाराओं में बाढ़ आ जाती है। प्राचीन काल में ये धाराएं सिंचाई की नहरों का काम देती थीं। इनसे आवश्यकता पड़ने पर गेहूँ, जौ, मटर या मटर के खेतों की सिंचाई की जाती थी। इसलिए वर्षा की कमी के बावजूद सभी पुरानी व्यवस्थाओं में दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती सबसे अधिक उपज देती थी। मेसोपोटामिया के आयात निर्यात पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, मेसोपोटामिया खाद्य संसाधनों के आवश्यक समृद्ध था, परंतु वहाँ खनिज संसाधनों का अभाव था। दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरें, मुद्राएं और आभूषण बनाने के लिए पत्थर की कमी थी। इस इराकी खजूर और पोपलार के पेड़ों की लकड़ी गाड़ियों के लिए पहिए या नावें बनाने के लिए अच्छी नहीं थी। औजार, पात्र या गहने बनाने के लिए कोई धातु भी उपलब्ध नहीं थी। इसलिए प्राचीन काल में मेसोपोटामिया के लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थर तुर्की तथा ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों से मंगवाते थे। इन देशों के पास खनिज संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, परंतु जहाँ खेती करने की संभावना कम थी, अतः मेसोपोटामिया आने वाली वस्तुओं के बदले इन देशों को कपड़ा तथा कृषि उत्पाद भेजे जाते थे। इन वस्तुओं का नियमित रूप से आदान प्रदान तभी संभव था जब इसके लिए कोई सामाजिक संगठन होता था। दक्षिणी मेसोपोटामिया में लोगों ने ऐसे संगठन स्थापित करने की शुरुआत की हुई थी। मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास कैसे हुआ? बोली जाने वाली ध्वनियों को लिखने के लिए जो संकेत या चिन्ह निश्चित किए जाते हैं, उसे लिपि कहा जाता है। मेसोपोटामिया के लोगों के पास भी अपनी लिपि थी। उन्होंने तब लिखना आरंभ किया जब समाज को अपने लेन देन का स्थायी हिसाब रखने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग समय पर होते थे और उन्हें करने वाले कई लोग होते थे। सौदा भी कई प्रकार के माल का होता था। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखते थे। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएँ मिली हैं, वे लगभग 3200 ईस्वी पूर्व की हैं। उनमें चित्र जैसे चिन्ह और संख्याएँ दी गई हैं। वहाँ बैलों, मछलियों और रोटियों आदि की लगभग 5000 सूचियाँ मिलती हैं। ये सूचियाँ संभवतः वहाँ के दक्षिणी शहर उरूक के मंदिरों में आने वाली
तथा वहाँ से बाहर जाने वाली चीज़ों की है। शहरी अर्थव्यवस्था के लिए कुशल परिवहन व्यवस्था की क्या भूमिका होती है? मेसोपोटामिया का उदाहरण दें। उत्तर, कुशल परिवहन व्यवस्था शहरी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अनाज या काठ, कोयला भारवाही पशुओं की पीठ पर रखकर या बैलगाड़ियों में डालकर शहरों में ले जाना बहुत कठिन होता है। इसका कारण यह है कि इसमें बहुत अधिक समय लगता है और पशुओं के चारे आदि पर भी काफ़ी खर्चा होता है। शहरी अर्थव्यवस्था इसका बोझ उठाने के लिए सक्षम नहीं होती है। शहरी अर्थव्यवस्था के लिए परिवहन का सबसे अच्छा साधन जलमार्ग ही होता है। अनाज के बोरों से लदी हुई नावें नदी की धारा की गति अथवा हवा के वेग से चलती हैं, जिस पर कोई खर्चा नहीं आता है। प्राचीन मेसोपोटामिया की नहरें तथा प्राकृतिक जलधाराएं छोटी बड़ी बस्तियों के बीच माल के परिवहन का अच्छा साधन थी। फरात नदी उन दिनों व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में जाने जाती थी। इस परिवहन व्यवस्था में मेसोपोटामिया के शहरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2600 ईस्वी पूर्व से सन की पहली शताब्दी तक मेसोपोटामिया के लेखन और भाषाओं में क्या क्या परिवर्तन आए? 2600 ईसा पूर्व के आसपास मेसोपोटामिया में लिपि कीलाकार हो गई। लेखन की भाषा सुमेरियन थी। मेसोपोटामिया की कीलाकार लिपि का चिन्ह किसी एक व्यंजन या स्वर को व्यक्त नहीं करता था, बल्कि यह किसी अक्षर समूह की ध्वनि का प्रतीक होता था। इसलिए मेसोपोटामिया के लिपिक को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे और उसे गीली मिट्टी पर सूखने से पहले ही लिखना होता था। लेखन कार्य के लिए विशेष कुशलता की आवश्यकता भी होती थी। अब लेखन का प्रयोग केवल हिसाब किताब रखने के लिए नहीं, बल्कि शब्दकोश बनाने, भूमि के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने, राजाओं के कार्यों का वर्णन करने तथा कानून में उन परिवर्तनों को उद्घोषित करने के लिए किया जाने लगा था, जो देश की आम जनता के लिए बनाए जाते थे। 2400 ईस्वी पूर्व के बाद सुमेरियन भाषा का स्थान धीरे धीरे अक्कदी भाषा ने ले लिया। अक्कदी भाषा में कीलाकार लेखन का कार्य ईस्वी सन की पहली शताब्दी तक अर्थात 2000 से भी अधिक वर्षों तक चलता रहा। दक्षिणी मेसोपोटामिया में कृषि कई बार संकटों से घिर जाती थी। इसके लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं? उत्तर, भूमि में प्राकृतिक उपजाऊपन होने के बावजूद दक्षिणी मेसोपोटामिया में कृषि कई बार संकटों में घिर जाती थी। इसके लिए प्राकृतिक तथा मानव निर्मित दोनों प्रकार के कारक उत्तरदायी हैं। प्राकृतिक कारक, फरात नदी का प्राकृतिक धाराओं में किसी वर्ष तो बहुत अधिक पानी बह जाता था और फसलों को बुरी तरह से डुबो देता था, और कभी कभी नदी की धाराएं अपना रास्ता बदल लेती थीं, जिससे खेत सूखे रह जाते थे। मानव निर्मित कारक, फरात नदी की धाराओं के ऊपरी प्रदेश में रहने वाले लोग अपने पास की जलधारा से उतना अधिक पानी ले लेते थे कि धारा के बीच की ओर बचे हुए गांवों का पानी ही नहीं मिल पाता था। नंबर 2, धारा के ऊपरी भाग में रहने वाले लोग अपने हिस्से की सारणी में से गाद, मिट्टी भी नहीं निकालते थे। परिणाम स्वरूप धारा का बहाव रुक जाता था और नीचे वालों को पानी नहीं मिलता था। उरूक नगर में होने वाली तकनीकी प्रगति के बारे में जानकारी दीजिए। शासक के आदेश से साधारण लोग पत्थर खोदने, धातु खनिज लाने, मिट्टी से ईंटें बनाकर मंदिरों में लगाने तथा दूर देशों से मंदिर के लिए तरह तरह का सामान लेने जैसे कार्यों में जुटे हुए थे। इसके परिणाम स्वरूप 3000 ईस्वी पूर्व के आसपास उरूक नगर में
बहुत तकनीकी प्रगति हुई। अनेक शिल्पों में कांसे के औजारों का प्रयोग होने लगा। वास्तुविदों ने ईंटों के स्तंभ बनाना सीख लिया, क्योंकि अच्छी लकड़ी न मिल पाने के कारण बड़े बड़े कमरों की छतों के बोझ को संभालने के लिए मजबूत सेतीर नहीं बनाए जा सकते थे। सैकड़ों लोगों को चिकनी मिट्टी के शंकु, कोन बनाने और पकाने के काम में लगाया गया था। शंकु को भिन्न भिन्न रंगों से रंग कर मंदिरों की दीवारों में लगाया जाता था। इससे दीवारों पर विभिन्न रंग निखर आते थे। मूर्तिकला के क्षेत्र में भी अत्यधिक उन्नति हुई। मूर्तियाँ मुख्यतः आयतित पत्थरों से बनाई जाती थीं। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी एक युगांतकारी परिवर्तन आया। यह था कुम्हार के चाक का निर्माण। चाक से कुम्हार की कार्यशाला में एक साथ बड़े पैमाने पर दर्जनों एक जैसे बर्तन बनाए जाने लगे। मेसोपोटामिया में मुद्राओं के निर्माण और उनके महत्व का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर: मेसोपोटामिया में 1000 ईसा पूर्व के अंत तक पत्थर की बेलनाकार मुद्राएं बनाई जाने लगी थीं। इनके बीचों बीच एक छेद होता था। इस छेद में एक तीली लगाकर मुद्रा को गीली मिट्टी पर घुमाया जाता था। इस प्रकार उनसे लगातार चित्र बनता जाता था। मुद्राएं अत्यंत कुशल कारीगरों द्वारा उकेरी जाती थीं। कभी कभी उनमें ऐसे लेख होते थे जैसे स्वामी का नाम, उसके इष्ट देव का नाम और उसकी अपनी पदीय स्थिति आदि। मोहर को किसी कपड़े की गठरी या बर्तन के मुंह को चिकनी मिट्टी में से लीप पोत कर उस पर घुमाया जा सकता था। इस प्रकार उसमें अंकित लिखावट मिट्टी की सतह पर छप जाती थी। मोहर लगी गठरी या बर्तन में भी रखी वस्तुओं को सुरक्षित रखा जा सकता था। जब इस मोहर को मिट्टी से बनी किसी पट्टिका पर लिखे पत्र पर घुमाया जाता था, तो वह मोहर उस पत्र की प्रामाणिकता की प्रतीक बन जाती थी। मेसोपोटामिया का समाज और संस्कृति विभिन्न समुदायों के लोगों एवं संस्कृतियों का मिश्रण थी। स्पष्ट कीजिए। मेसोपोटामिया के समृद्ध कृषि प्रदेश में खानाबदोश समुदायों के झुंड पश्चिमी मरुस्थल से आते रहते थे। ये गडरिये गर्मियों में अपने साथ अपनी भेड़ बकरियां ले आते थे। ये फसल काटने वाले मजदूरों तथा भाड़े के सैनिकों के रूप में भी आते थे और समृद्ध होकर यहीं बस जाते थे। उनमें से कुछ ने तो यहाँ अपना शासन भी स्थापित करने की शक्ति प्राप्त कर ली थी। ये लोग अक्कदी, एमोराइट, असीरियाई, अर्मीनियाई जाति के थे। मारी के राजा एमोराइट समुदाय के थे। उनकी पोशाक वहाँ के मूल निवासियों से भिन्न होती थी। उन्होंने मेसोपोटामिया के देवी देवताओं को सम्मान देने के साथ साथ मारी नगर में स्टेपी क्षेत्र के देवता डैगन के लिए एक मंदिर भी बनवाया था। इस प्रकार मेसोपोटामिया का समाज और संस्कृति भिन्न भिन्न समुदाय के लोगों और संस्कृतियों का मिश्रण थी, जिसने वहाँ की सभ्यता में जीवन शक्ति उत्पन्न की थी। गिलगामेश का महाकाव्य किस बात पर प्रकाश डालता है? इसमें वर्णित घटना का उल्लेख कीजिए। उत्तर: मेसोपोटामिया के लोगों को अपने नगरों पर बहुत अधिक गर्व था। गिलगामेश का महाकाव्य इसी बात पर प्रकाश डालता है। यह महाकाव्य 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया था। ऐसा कहा जाता है कि गिलगामेश ने एन-मरकर के कुछ समय पश्चात उरूक नगर पर शासन किया था। वह एक महान योद्धा था। उसने दूर दूर तक के प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था, परंतु उसे उस समय गहरा आघात पहुंचा था जब उसका एक वीर मित्र अचानक मर गया। दुखी होकर वह अमृत की खोज में निकल पड़ा। उसने संसार भर का चक्कर लगाया, परंतु उसे अपने साहसिक कार्य में सफलता नहीं मिली। हार कर वह अपने नगर उरूक लौट गया। एक दिन जब वह अपने आप को सांत्वना देने के लिए
शहर की चारदीवारी के पास चहलकदमी कर रहा था तो उसकी नज़र उन पक्की ईंटों पर पड़ी जिनसे दीवार की नींव डाली गई थी। वह भाव विभोर उठा। यहीं पर ही महाकाव्य की लंबी साहसवरी कथा का अंत हो जाता है। इस प्रकार गिलगेमिस को अपने नगर में ही सांत्वना मिलती है जिसे उसकी प्रजा ने बनाया था। विश्व को मेसोपोटामिया की क्या देन है? विश्व को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन उसकी काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा है। 1800 ईसा पूर्व के आसपास की कुछ पट्टिकाएँ मिली हैं। इनमें गुणा और भाग की तालिकाएँ, वर्ग तथा वर्गमूल और चक्रवृद्धि ब्याज की सारणियाँ दी गई हैं। उनमें 2 का वर्गमूल का जो मान दिया गया है वह 2 के वर्गमूल के वास्तविक मान से थोड़ा सा ही भिन्न है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक वर्ष का 12 महीनों में विभाजन, एक महीने का 4 हफ्तों में विभाजन, एक दिन का 24 घंटे में और 1 घंटे का 60 मिनट में विभाजन, ये सब कुछ मेसोपोटामिया से ही हमें मिला है। मेसोपोटामिया के लोग सूर्य और चंद्र ग्रहण घटित होने का भी हिसाब रखते थे। वे रात को आकाश में तारों और तारामंडल की स्थिति पर बराबर नज़र रखते थे और उनका लेखा जोखा रखते थे। बेबीलोन नगर की मुख्य विशेषताएं बताइए। 331 ईसा पूर्व में सिकंदर से पराजित होने तक बेबीलोन विश्व का एक प्रमुख नगर बना रहा। इस नगर की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसका क्षेत्रफल 850 हेक्टेयर से अधिक था। इसकी 4 दीवारी तिहरी थी। इसमें बड़े बड़े राजमहल और मंदिर स्थित थे। नगर में एक जिगुरात अर्थात सीढ़ीदार मीनार थी। नगर के मुख्य अनुष्ठान केंद्र पर शोभा यात्रा के लिए एक विस्तृत मार्ग बना हुआ था। इसके व्यापारिक घराने दूर दूर तक अपना कारोबार करते थे। इसके गणितज्ञों तथा खगोलविदों ने अनेक नई खोजें की थीं। मेसोपोटामिया की भौगोलिक विशेषताएं बताइए। उत्तर, मेसोपोटामिया के भूगोल को समझने के लिए आज के इराक की भौगोलिक विशेषताओं को जान लेना चाहिए। इराक एक भौगोलिक विविधता वाला देश है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान हैं। ये मैदान धीरे धीरे वृक्षाच्छादित पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते जाते हैं। साथ ही यहाँ स्वच्छ झरने तथा जंगली फूल भी पाए जाते हैं। यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती है। उत्तर में ऊंची भूमि है जहाँ स्टेपी घास के मैदान है। इस प्रदेश में पशुपालक आजीविका का मुख्य साधन है। सर्दियों की वर्षा के बाद पेड़ बकरियाँ यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियों और घास में अपना भरण पोषण करती हैं। पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ परिवहन का अच्छा साधन है। देश का दक्षिणी भाग एक रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान में फरात और दजला नदियाँ बहती हैं। ये नदियाँ पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती रही हैं। जब इन नदियों में बाढ़ आती है अथवा जब इनके पानी को सिंचाई के लिए खेतों में ले जाया जाता है, तब इनके द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी खेतों में जमा हो जाती है। फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बढ़ जाती है। कभी कभी इन धाराओं में बाढ़ आ जाती है। प्राचीन काल में ये धाराएं सिंचाई की नहरों का काम देती थीं। इनसे आवश्यकता पड़ने पर गेहूँ, जौ और मटर या मसूर के खेतों की सिंचाई की जाती थी। इसलिए वर्षा की कमी के बावजूद दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती प्राचीन विश्व की सबसे अधिक उपज देने वाली थी। खेती के अतिरिक्त स्टेपी घास के मैदानों, पूर्वोत्तरी मैदानों और पहाड़ों की ढालों पर भेड़ बकरियां पाली जाती थीं। इनसे भारी मात्रा में मांस, दूध और ऊन प्राप्त होती थी। यहाँ की नदियों में मछलियों की भरमार थी। गर्मियों में खजूर खूब फल देते थे। धन्यवाद बच्चों।
आज इतना ही पढ़ाएंगे। आगे कल इसके एमसीक्यू के क्वेश्चन और जो थोड़ा सा शेष बचा हुआ है उसे कल बताएंगे। बच्चों, आपके लिए आज मैं कुछ सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। पहला, अक्कादी क्या है? दूसरा सवाल, मेसोपोटामिया का मतलब क्या है? और तीसरा सवाल है, स्टेपी घास के मैदान क्या होते हैं? इन तीनों सवालों के आप आंसर मुझे कमेंट्स में लिख के दीजिए। धन्यवाद। कल मिलते हैं बाकी पढ़ने के लिए।